एवरीवन, स्वागत है आपका ए स्ट्रिंग अकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है। मैं फैकल्टी हूँ ए स्ट्रिंग अकेडमी और एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ हर्षल महेश्वरी जी हैं, जो कि ऑल इंडिया रैंक 4 हैं गेट 2025 में। एंड ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करी है। और आज हम उन्हीं से ही डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिफोर गेट एग्जामिनेशन का क्या महत्व है। गेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, गेट एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का रोल प्ले कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोट्स में ही रट्टा लगाते रह जाते हैं, सवाल सॉल्व पे उनका ध्यान नहीं रहता। बट जबकि हर्षल हमारे साथ आज डिस्कस करेंगे कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है नए सवालों को लगाना, और कितनी फ्रीक्वेंसी से नए सवालों को लगाना, और उनसे कैसे सीख कर आगे बढ़ना। चलिए स्वागत करते हैं हर्षल जी का। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षल, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करी है इस साल। एंड आई होप आपके पेरेंट्स काफी ज्यादा प्राउड होंगे आपसे। यस सर। चलिए हर्षल, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। किस कॉलेज से आप हैं, आपने कब अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया था, और साथ ही साथ हमको ये भी बताइए कि क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी थी और किस तरीके से आपने उनको रेक्टिफाई किया। ओके। तो मेरा नाम हर्षल माहेश्वरी है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और जो मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया है वो अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया है। मैं 24 का पास आउट हूँ और मैंने 25 का पेपर गेट का अटेम्प्ट किया और AIR 4 अचीव किया। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मुझे सोचना पड़ा, मैं सोचने पे एक तरीके से मजबूर हो गया था कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है इंजीनियरिंग के बाद में सिविल के अंदर। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा। तो मैंने जब मेरी एबिलिटी देखी कि तो मैंने देखा कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा हूँ और मेरा इंटरेस्ट बनता है उस चीज़ के अंदर। तो उससे हम्म। गेट पेपर मेरे सामने आया और मैंने फाइनली नियरली लगभग लगभग सेकंड ईयर के अंदर तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं गेट के लिए अपीयर हूँगा। और कहीं ना कहीं से वहीं से मेरी गेट का प्रिपरेशन चालू हुआ था। हम्म। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर से कहीं ना कहीं गेट की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। एक दो सब्जेक्ट कॉलेज के साथ किसी ना किसी तरह से मैं मैनेज कर लेता था, और दो मेरा उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं था और मैं कर भी नहीं पाता था उतना अच्छे से मैनेज, बट मैंने ट्राई करना चालू किया था। फाइनली जब फोर्थ ईयर आया तो मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला क्योंकि सब्जेक्ट्स कम हो जाते थे। फोर्थ ईयर के अंदर मैंने लगभग लगभग अपना सारा थियोरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स थे और नोट्स वगैरह ख़त्म कर लिए थे। उतना मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाया और फाइनली जब एंड आया और जब पेपर आने वाला था तब प्रोजेक्ट सेमिनार की वजह से मैं 24 का, ऑल्दो मैंने फॉर्म भरा हुआ था, फिर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने वापस रिस्टार्ट किया। अब क्योंकि मेरा सारा कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट था, नोट्स कंप्लीट था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल गया था एक साल पूरा। तो मेरा ड्रॉप ईयर था एंड फाइनली मैंने 25 अटेम्प्ट लिया। एक्चुअली आपके पास खोने को कुछ नहीं था। यस ड्रॉप ईयर के बाद आपके पास और कोई चारा भी नहीं था कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं और आप आगे बढ़े और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का इन्फ्लुएंस ड्रॉप ईयर में। अच्छा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही है। जब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। बट किस फ्रीक्वेंसी से कितना टाइम आप टेस्ट में देते थे, और किस तरीके से आप अपनी गलतियों को देखते थे, और किस तरीके से उसको अगले टेस्ट में रेक्टिफाई करते थे। ओके। तो पहले तो अगर मैं टेस्ट सीरीज का वेटेज दूं तो कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल्स और टेस्ट सीरीज है वो गेट की प्रिपरेशन में 60 to 70% वेटेज रखता है। अगर आपने हाँ। टेस्ट नहीं लगाए तो आपका सारा ऑल जो भी आपने सारी मेहनत की है बेकार हो जाएगी। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली अगर मैं टेस्ट सीरीज पे आऊँ तो टाइम वाइज आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना चाहिए। आपका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसका टेस्ट सीरीज आपने लगाया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज खत्म किया। आपके कुछ सब्जेक्ट्स खत्म हुए, आपने सब मिक्स सब्जेक्ट्स वाले कंप्लीट किए। और फाइनली एंड के 3 मंथ्स में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट चालू कर देना है, कुछ भी हो जाए। हाँ। बिकॉज तो फाइनल स्टेज तक अगर आप जा रहे हैं, जनवरी तक जा रहे हैं, और आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। यस सर। राइट, क्योंकि उसका सर कोई फायदा ही क्योंकि नहीं। मॉक जब आगे। लगाते हैं ना तो स्टार्टिंग में हमारे बहुत गलतियां होती है, इवन पता भी नहीं होता मॉक्स लगाए कैसे।
कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो स्ट्रैटेजी हमें खुद को ही डेवलप करनी होती है। आप पहला मॉक लगाते हैं, मे बी 15 ही बने, अगला मॉक लगाए मे बी 25, तो वो रेक्टिफाई होगा, वो रेक्टिफाई खुद ही करना पड़ता है, ना कोई टीचर करेगा ना कोई स्टूडेंट आपकी हेल्प करेगा। वो रेक्टिफाई आपको खुद ही हम्म, करना है, आप किस क्वेश्चंस में कैसे गलती कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, ये सब आप चाहे रिटर्न कर सकते, आप उनको लिख सकते हैं या आप उन क्वेश्चंस को बुकमार्क कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मुझे किस तरह मेरा टाइम अलॉटमेंट करना है। एंड दैट्स ऑल, दैट्स एवरीथिंग। ओके ओके। um, एक और चीज, आपके कितने नंबर आते थे टेस्ट सीरीज में? सर किसके मेरे ऊपर फाइनल? टेस्ट सीरीज में लगभग लगभग मेरे 70 to 80 के बीच में फ्लक्चुएट करते थे नंबर। फाइनली जब मेरा मतलब स्टडी हो गया था, लास्ट के 15 to 20 डेज के अंदर जब मैं मॉक लगाता था, तो ये मेरा एवरेज बैठ रहा था। अच्छा, 65 क्वेश्चंस हैं तो आपका एक्यूरेसी रेशियो क्या था? कितने क्वेश्चन गलत होते थे ऑन एवरेज और कितने क्वेश्चन सही होते थे? अगर मैं एक्यूरेसी बोलूँ तो एंड में आते आते मेरा 95% एक्यूरेसी हो गया था। और अगर 65 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं मैं 55 60 के कुछ अटेम्प्ट कर रहा था, और एक दो क्वेश्चन ही गलत होते थे। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। गेट कैलकुलेटर के बारे में बात करते हैं। गेट कैलकुलेटर में आपको अम, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी इनिशियली, और बाद में आप कैसे उसको रेक्टिफाई करते थे? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, हम्म। और उनको बाद में पता चलता है कि गेट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर क्योंकि मैंने जब गेट का पैटर्न देखा था, तो जब ये कैलकुलेटर वाली बात सामने आई थी, तो मुझे लग गया था कि इसमें अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हुआ इस चीज़ में, तो मेरा हम्म। कहीं ना कहीं बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने ब्राउजर के अंदर एक वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया था इसका, गेट कैलकुलेटर का। तो मैं कोई कॉलेज का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता तो मैं उसी से ही सॉल्व करता था। तो हम्म। मेरा कहीं से ना कहीं 2 से 3 साल मैंने उस कैलकुलेटर पे बिताया, तो मेरा वो बहुत फास्ट हो गया था एंड में आते आते। यस, आप अगर पॉइंट आउट करना चाहूँ, गूगल प्ले स्टोर पर भी गेट की गेट कैलकुलेटर की ऐप है, और साथ ही साथ टीसीएस आईऑन जो कि कंडक्टिंग अथॉरिटी है गेट एग्जामिनेशन के लिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप गेट कैलकुलेटर का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में, जो कि अगेन हर्षल ने किया होगा। मोर टू बी मोर प्रिसाइज, आप इस तरीके से ही प्रैक्टिस करते होंगे। यस सर। वो टीसीएस आईऑन की वेबसाइट पे ही मिलता है गेट का कैलकुलेटर, जो आपने एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउजर में लगाया होगा। वेरी गुड। यस सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। एक और चीज बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं। कितना ध्यान देना चाहिए सिंगल सब्जेक्ट्स की एक्यूरेसी लेवल पर? मतलब आप कितने सवाल सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जैसे देखिए, अम, अगर मैं सिंगल सब्जेक्ट का दे रहा हूँ और उस सब्जेक्ट की वेटेज, फॉर एग्जांपल स्टील है, स्टील की जो वेटेज है गेट एग्जामिनेशन में वो कम है, यस सर। तो मैं कितना एम्फोसिस उसको दूं सिंगल सब्जेक्ट को, जो कि स्टील का एग्जाम होगा, और कितना एम्फोसिस अगर जियोटेक है या फिर एनवायरनमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन है उसके सिंगल सब्जेक्ट को दूं? और मल्टी सब्जेक्ट में किस तरीके से मेरा फोकस होना चाहिए? और जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, कैसा आपका डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए तीनों में? उस पर पॉइंट आउट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिंगल टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के टाइप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलर हम्म। होते हैं, तो वहाँ आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं जैसे स्टील की स्पेसिफिकली बात करें, तो उसका बहुत बड़ा स्टील होता है, बट गेट के अंदर हाँ बहुत कम टॉपिक्स आते हैं। अगर आप स्टील के डिज़ाइन पार्ट में घुस गए तो आप खत्म ही नहीं कर पाओगे स्टील को, और खुद ही परेशान हो जाओगे। तो हाँ। अगर आप थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स पे रहो, पीवाईक्यूज देखो, आपके टीचर्स भी आपको इसमें गाइड कर देंगे कि देखो इसके ज़्यादा आते हैं। वो ऑल्दो मना नहीं करेंगे कि यहाँ से नहीं आ सकता, बट वो आपको हिंट दे देंगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं 5 6 साल में 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो आपके ऊपर है, हम्म। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप जाओ उस पर, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसमें आपका। हाँ, तो सिंगल सब्जेक्ट्स को अगर टाइम नहीं बच रहा है एंड में, तो यू कैन स्किप दो सिंगल सब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो पिछले कुछ सालों में वेटेज रही है सब्जेक्ट्स की, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। राइट। और मेन मल्टी सब्जेक्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस आपको लगाना है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका माइंड भी ट्रेन हो रहा है किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को स्विच करना है फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू दी अदर सब्जेक्ट। और वहां पर आप बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट मेरा वीक है तो दूसरे सब्जेक्ट में मैं किस तरीके से ज्यादा स्कोर करके उसको कवर अप करने की कोशिश करूँ। यस राइट। सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अम, एक और चीज, आपका आपके कितने नंबर रहे थे गेट एग्जामिनेशन में?
जो आपका एक्चुअल गेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था और कितने आपके नॉर्मलाइज़ होने के बाद हो गए और कितना एक्यूरेसी लेवल आप एक्चुअल एग्ज़ाम में मेंटेन कर पाए? अ, अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊँ, जो स्टार्टिंग आंसर की आई थी उससे मेरे 77 बन रहे थे। बट क्योंकि अब फाइनल आंसर की रिवाइज़ होके नहीं आई थी, शायद अभी तक आई भी नहीं है। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया सर, तो मुझे लग रहा हुँ, है शायद एक एमटीए गया था, तो मे बी 79, और नॉर्मलाइज़ होके मेरे जो फाइनल आंसर आए हुए हैं, मार्क्स आए हुए हैं 84.19। आपका मॉर्निंग शिफ्ट था इवनिंग शिफ्ट था? मॉर्निंग शिफ्ट। ओके, ओके, इट वाज़ टफर यस सर। तभी वो ज़्यादा बन गया आपके। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया हर्षल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को। आई होप आई वाज़ एबल टू आस्क ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चन्स और अगर हर्षल आप कोई और पॉइंट आउट करना चाहते हो कोई चीज़ तो ओपनली आप पॉइंट आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। सर, मैंने एस का टेस्ट सीरीज़ बेसिकली लगाया था फाइनल लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, तो मेरा कहीं न कहीं रिवीजन वही था। मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किए थे, सिर्फ़ फॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करता था, वो भी कहीं न कहीं क्वेश्चंस करके हो जाते थे। तो मुझे एस की बहुत अच्छी बात ये लगती थी कि उसका जो लेवल है वो एग्ज़ैक्टली गेट के बराबर है, कहीं थोड़ा-सा ऊपर हो सकता है, पर उसके बराबर था। तो जो मेरे एस में नंबर आते थे, वही मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स में नंबर आए। और हुँ, जो हुँ, मेरे को टाइम अलॉटमेंट करना था, वो कहीं न कहीं जो मेरा मैंने एस में किया, वही मुझे गेट में करना था, और सेम ही किया मैंने। और मुझे अच्छी चीज़ ये लगती थी, एररलेस था। कोई भी क्वेश्चन एरर नहीं, ऐसे हुँ, नहीं कि कोई एरर हो गया, अब मैं उसमें घूम रहा हूँ कि 2 घंटे मुझे लग गए कि ये मैंने गलत क्यों किया, और एक्चुअली वो क्वेश्चन सही है, जो होता है बहुत सी हुँ, टेस्ट सीरीज़ में होता है। और क्वालिटी बहुत अच्छी ओके, थी क्वेश्चन्स की। 10 टू हाँ, 15% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिलेबस के बाहर होते हैं, और होने भी चाहिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर, क्योंकि वो गेट एग्ज़ाम में भी आपको मिलेंगे। वो आपको स्किप हुँ, करने आने हुँ, चाहिए। स्किप करने आने चाहिए, या फिर आप उसको बाद में सॉल्व कर सकते हो या बुक मार्क कर सकते हो। और ये बुक मार्क वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। आपको जो भी क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने, या आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेंथी लगे, आपको लगता है कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन। ताकि आप हुँ, लास्ट के कुछ हफ्तों के अंदर उन क्वेश्चन्स को वापस देखिए, वापस सॉल्व करें। वो एक बहुत अच्छा रिवीजन है। वो आपको कहीं न कहीं सारे सब्जेक्ट्स आपके करा देगा। एंड मतलब कि एस ने मेरा बहुत हेल्प किया, फाइनली बहुत हेल्प किया। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगर आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिली एंड टू बी मोर प्रिसाइज़ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा हर्षल के पॉइंट पर। इसमें जितने भी आप क्वेश्चन्स देखेंगे टेस्ट सीरीज़ के अंदर, दे आर फ्रेम्ड बाय फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ ही उनको फ्रेम करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और कंटेंट टीम के साथ रेगुलरली टच में रहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस अपलोड करे जा रहे हैं और किस तरीके से रेक्टिफाई हो रही हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स, राइट? अल्टीमेटली स्टूडेंट्स भी जब कोई इश्यू रेज़ करते हैं रिगार्डिंग कोई डाउट उनको पूछना है, एनीथिंग एल्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दे कैन रेज़ दैट डाउट और उसको फैकल्टी ही सॉल्व करता है, राइट? बैकएंड पर और जवाब भी आपको फैकल्टी ही बैकएंड पर देगा, राइट? तो इस हिसाब से हम ए स्विंग अकेडमी में क्वालिटी को मेंटेन करते हुए टेस्ट सीरीज़ स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच हर्षल, थैंक यू आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशंस जो मेरी आज तक स्टूडेंट्स के साथ हुई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।